हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी नई बुक आपका प्रारंभ हो रखी है और उसी का हम लोग पहला जो वो आपका चैप्टर हम इसको कर रहे हैं। अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं, इसमें आपका तीसरा लेक्चर आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। विविधता की समझ को हम लोग आपका देख रहे हैं और इसमें हम आपका जो है समीर फर्स्ट और समीर सेकंड की जो कहानी है उस कहानी को पूरा अच्छे से आपका देख चुके हैं और इस कहानी के माध्यम से हमने ये जानने का प्रयास किया है कि समीर फर्स्ट और समीर सेकंड के जो आपका जीवन है उसमें बेसिकली क्या अंतर है और इसको हमने आपका जानने का भी इसमें आपका प्रयास किया है। क्लियर है। तो आज हम लोग जो अपना चैप्टर शुरू करने वाले हैं, बेसिकली हम इतना पढ़ चुके हैं। अभी जो आपका पीछे हम लोग सब इसमें आपका देख चुके हैं समीर फर्स्ट और समीर सेकंड की कहानी को। अगर इसमें कुछ पूछना हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। चलिए ध्यान रखेंगे। अब जो है हम लोग अपना चैप्टर प्रारंभ करेंगे। इसमें आप कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से आपका खड़ा होकर चैप्टर को पढ़ सकता है वॉलेंटरी। अब देखिए आज जो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे, अपना लेक्चर वो होगा यहां से, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। चलिए ध्यान देंगे आप सभी। हम लोग शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो आप कृपया ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे समीर 1 और समीर 2 दोस्त बने, ठीक वैसे ही आप भी सहेलियां होंगी। कह रहे कि जिस तरह से समीर 1 और समीर 2 आपके फ्रेंड बने हैं, ऐसे और भी आपकी सहेलियां होंगी जो आपसे बहुत अलग होंगी। आपने शायद अपने घरों में अलग अलग तरह का खाना खाया होगा, उनके साथ अलग तरह का जो आपका त्योहार है, जो आपके फेस्टिवल है मनाए होंगे, उनके कपड़े पहनकर देखे होंगे और थोड़ी बहुत उनकी भाषा भी सीखी होगी। अब देखिए जब आप किसी दूसरे की धर्म संस्कृति कल्चर का फ्रेंड बनाते हैं तो आप उनकी भाषा को बोलने की कोशिश करते हैं, उनके खान पान को, उनकी संस्कृति को आप लोग जानने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं और आप सीखते भी हैं कि इनकी संस्कृति क्या है और कैसी हम लोग इस संस्कृति को आपका देख सकते हैं। आपको शायद तरह तरह के जानवर, रानियों, साहसिक घटनाओं की, भूतों की कहानियां पसंद होगी। संभवतः है कि आपको खुद कहानी बनाना भी पसंद होगा। एक अच्छी कहानी पढ़ने से हमेशा खुशी मिलती है, उसको पढ़कर और ज्यादा कहानियां बनाने के नए नए विचार मिलते हैं। जो लोग कहानियां लिखते हैं वो विभिन्न स्रोत, किताबों, वास्तविक जीवन और कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। अब कह रहे हैं कि देखिए आपको कहानी सुनना पसंद होगा, किसी को भूतों की, किसी को प्रेत की, किसी को राजा रानियों की, इस तरह की। जब आप लोग वो कहानियां सुनते हैं तो उन कहानियों को आप लोग अपनी तरफ से कहानियां भी बनाते होंगे और जब आप कहानियां बनाते हैं तो आपको आनंद भी आता होगा। ध्यान देंगे तो आप क्या करते हैं, इस तरह से अपनी कल्पना करते हैं और आप कहानियां बनाते हैं। उस कहानी से आपको अच्छा भी लगता है, ठीक है। और आपको क्या मिलती है, उसमें खुशी भी मिलती है कि इस तरह की जो कहानी है वो मैं आपका बना रहा हूं। अब देखिए कुछ लोग जंगल में जानवरों के नजदीक रहे और उन्हें जानवरों से दोस्ती व लड़ाई के बारे में कहानियां लिखी। अब जो लोग जानवरों के पास रहे, जो आपके जंगलों में रहे, जैसे उन्होंने वहां के विषय में पढ़ा, देखा, उसी के अनुसार उन्होंने क्या बनाई, आपका कहानियां बनाई, ठीक। और अन्य कुछ लोगों ने राजा रानियों के वृत्तांत पढ़कर प्यार और सम्मान के किस्से लिखे। वृत्तांत मतलब होता है जो उन्होंने देखा है यात्रा के दौरान, आपको उन चीजों को लिख दिया, ठीक। कुछ ने अपने बचपन की यादों को गोते लगाए, स्कूल और दोस्तों की मधुर यादों से निकलकर कुछ साहस की कहानियां लिखी। कल्पना कीजिए कि जिनकी कहानियां आपने सुनी या पढ़ी हैं उन सभी कहानीकारों या कहानी सुनाने वालों को ही ऐसी जगह पर रहना पड़ता है जहां लोग 2 ही रंग के कपड़े पहनते हैं, लाल एवं सफेद।
एक तरह का खाना खाते हैं, शायद आलू खाते होंगे। समान रूप से केवल दो पशु पक्षी ही बोलते होंगे। एग्जाम्पल के लिए हिरन और कौवा केवल सर्प पीढ़ी खेल, जो सांप सीढ़ी का जो आपका खेल होगा, खेल अपना मनोरंजन करते हैं। ऐसी जगह रहकर कैसे कहानियां जो हैं आपकी लिख पाते होंगे, कि आखिर में वो कैसे अपनी कहानियों को लिख पाते होंगे, कैसे कहानियों को सुन पाते होंगे, या आप इनको देख सकते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं अब भारत में विविधता की। देखिए, ये तो सिंपल ही हमने ये समझा कि आप अगर किसी कहानी को लिखते हैं तो कैसी आप स्टोरी, अपना विजन अपने माइंड में बनाते हैं और कैसे उसको आपका नरेट करते हैं, आप कैसे लोगों को सुनाते हैं, और कहानी को लिखने के लिए क्या आपकी कल्पना आती है, इसको आप लोग देख सकते हैं। सिंपल इसमें ये बताया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम बात कर रहे हैं भारत में विविधता की। अब तक तो हम एक जनरल कहानी पढ़ रहे थे, आप देख रहे हैं कि भारत में विविधता की क्या स्थिति है। थोड़ा इसको हम लोग आपका देख लेते हैं। भारत क्या है बच्चों? विविधताओं का देश है। यानी कि भारत में अलग रूप, रंग, संस्कृति, कल्चर, खान पीन, तीज त्योहार, तौर तरीके सब एक दूसरे से डिफरेंट है। आप अपने उत्तराखंड में ही देख लीजिए, हर क्षेत्र में खान पान, तौर तरीका, रहन सहन, बोली, भाषा अलग मिलेगा आपको। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ भारत में, पूरे देश में बहुत सारी आपकी विविधता है। क्लियर है? अब देखिए, हम विभिन्न भाषाएं बोलते हैं। भारत में क्या है, अलग अलग भाषा बोली जाती है हर क्षेत्र में, हर राज्य में। क्लियर है? और बहुत सारी भाषाएं हैं हमारे यहाँ। विभिन्न प्रकार का खाना खाते हैं, अलग अलग त्योहार मनाते हैं और विभिन्न विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं। लेकिन गहराई से सोचे तो वास्तव में हम एक तरह, क्या कह रहे हैं, एक तरह की चीज करते हैं, केवल हमारे करने का तरीका अलग है। देखिए, चाहे हम तीज त्योहार मना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस हमको एक चीज समझ आती है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा पैटर्न है वो थोड़ा अलग है और दूसरों से, वो हम लोग आपका डिफरेंट रखते हैं। जो हमारा तौर तरीका है वो क्या रहता है, दूसरों से अलग रहता है और कुछ नहीं। ठीक, ये आपको देखना है। ठीक, अब देखिए, ये कुछ इसमें आपका बॉक्स दिए गए हैं। भारत के लोग विविध तरीके से नीचे लिखे काम करते हैं, उनका तरीका बताया गया है, दो तरीकों लिखे। अब देखिए, कुछ लोग आपका प्रार्थना इबादत करते हैं, तो कुछ लोग भक्ति गीत गाते हैं। अब देखिए, कोई आपका प्रार्थना में भक्ति गीत गाएगा, इबादत करेगा तो आपकी नमाज पढ़ सकता है, चर्च जा सकता है। शादी करने के लिए कोई कहाँ जाता है, अदालत के रजिस्टर में जाते हैं। तो कोई आपका कहाँ जाता है, मंदिरों में शादी होती है। किसी के यहाँ कैसी होती है, जो आपके गिरजाघर चर्च में शादी होती है। तो इस तरह से आप इस कॉलम को जो है फुलफिल कर सकते हो और आप इसको देख सकते हो। ठीक है ना, इस तरह से कर लीजिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें हम जो और बहुत सारी चीजें हैं हम उनको जानने का प्रयास करते हैं। वो चीजें क्या हैं, इनको देख लीजिए। हम विविधता को कैसे समझते हैं, इस पर थोड़ा सा हम लोग आपका बात करते हैं और इसको हम देख भी लेंगे। देखिए, करीब 200 वर्ष पहले जब रेल, हवाई जहाज, बस, कार हमारे जीवन का हिस्सा नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। वे पानी के जहाजों में, घोड़ों, ऊंटों पर बैठकर या फिर पैदल जाते थे। अब कह रहे हैं कि अगर आज से हम 200 सवा 200 साल पहले देखें तो ना तो कोई आपका जहाज था, ना कोई कार थी, ना कोई बस थी। फिर भी लोग क्या थे, एक स्थान से दूसरे स्थान वो आपका जाया करते थे। कहाँ जाते थे? एक स्थान से आपका दूसरे स्थान वो आपका अक्सर जाया करते थे। ठीक, और क्या क्या उनके आपके माध्यम थे? वो पैदल आपकी यात्रा करते थे, घोड़ों पर, जहाज पर इत्यादि पर बैठ के वो एक स्थान से दूसरे स्थान जो थे अक्सर जाया करते थे। देखिए, अक्सर ये यात्रा खेती और बसाने के लिए नई जमीन की तलाश में या फिर व्यापार के लिए की जाती थी। क्योंकि यात्रा में बहुत समय लगता था, इसलिए लोग नई जगह की अक्सर काफी
लंबे समय तक ठहरते थे। अब देखिए, आप अगर उस समय यात्रा करते थे तो बहुत समय लगता था, तो बहुत समय लगने की वजह से लोग क्या करते थे, किसी भी स्थान पर वो आपका लंबे समय तक आपका ठहर जाते थे। ठहर जाने का मतलब है वो आपका रुक जाया करते थे वहां ऐसी जगह पर। ठीक, इसके अलावा सूखे और आकाश के कारण भी कई बार लोग अपना घर बार छोड़ देते थे। अगर कहीं पर आपका अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, तो लोग क्या करते थे, अपने घर बार को वो लोग अक्सर छोड़ दिया करते थे और किसी अन्य को स्थान पर जो था वो आपका चला जाया करते थे। ठीक, सूखा पड़ गया है, अकाल पड़ गया, इससे वो अपना घर बार को छोड़ देते थे। उन्हें जब पेट भर खाना तक नहीं मिलता था तो वे नई जगह जाकर बस जाते थे। कुछ लोग काम की तलाश में, कुछ लोग युद्ध के कारण घर छोड़ देते थे। अब कुछ तो लोग ऐसे हैं जिन्हें काम की तलाश है, कहीं पर युद्ध हो रहा है या कुछ अन्य चीज है, लोग इसके कारण अपना घर छोड़ देते थे। तो बेसिकली ये चीज हमको समझा रहे हैं कि लोग एक स्थान को कैसे छोड़ते थे, दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे। चाहे तो वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, या वो कोई जमीन की तलाश कर रहे हैं, या कोई आपका व्यापार कर रहे हैं, कहीं पर अकाल पड़ गया है, सूखा पड़ गया है, या फिर काम की तलाश में निकले हैं, या फिर कहीं युद्ध हो रहा है, इसके कारण जो अपना घर है वो उसको छोड़ दिया करते थे। और इसको छोड़ देने के पश्चात ही क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, वो अपना नई जगह पर जाकर अपना नया जीवन शुरू करते थे। ठीक, आगे देखिए, जब नई जगह में बसना शुरू करते हैं तो वहां के रहन सहन में थोड़ा बदलाव आ जाता है। अब देखिए, आप जब नई जगह जाओगे, वहां का जो रहन सहन होगा, खान पीन होगा, तो जो तुम्हारा मेन आपका ट्रेडिशनल था, आप कुछ उसको त्याग दोगे, कुछ नई चीज को एक्सेप्ट करोगे। तो ऐसा ही यहां था, कुछ चीजें वे नई जगह में अपने ओर लेते थे और कुछ वे अपने पुराने ढर्रे पर ही चलाते थे। इस तरह उनकी भाषा, भोजन, गीत, धर्म आदि नए और पुराने का मिक्सर होता रहा। उनकी संस्कृति और नई जगह की संस्कृति में आदान प्रदान होता और धीरे धीरे एक मिश्रित यानी कि मिली जुली संस्कृति उभरती। कैसी होती? मिश्रित और मिली जुली जो होती है आपकी संस्कृति आपको दिखाई देगी। चलिए, तो अभी जितना हमने पढ़ा है इसमें देखा है कि कैसे कोई संस्कृति आपका मिश्रित संस्कृति बन जाती है, कैसे मिलजुल जाती है। इसमें किसी कुछ पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, पूछ लीजिए बच्चों, किसी का कोई डाउट है तो। चलिए ध्यान देते हैं आगे। तो इतना हम लोग इसमें आपका देख चुके हैं। ठीक, कि कोई संस्कृति कैसे आपका मिश्रित हो जाती है, इसको देखा। आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं आगे। अगर अलग अलग क्षेत्र का इतिहास देखते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह विभिन्न संस्कृति प्रभाव ने वहां के जीवन और संस्कृति को आकार देने में योगदान दिया है। कह रहे अगर हम वहां के विषय में देखें, वहां का पता लगाएं, तो हमको पता लगेगा कि वहां की संस्कृति में कैसे योगदान देने में, जीवन देने में उन्होंने प्रयास किया है। इस तरह से कई क्षेत्रों में अपनी विशिष्ट इतिहास के कारण विदास्पद संपन्न होता है और अलग चीजें जो हैं वो आपकी जो है संपन्न हो जाती है। ठीक इसी प्रकार लोग अलग अलग तरह की भौगोलिक स्थितियों से किस प्रकार सामंजस्य बैठाते हैं, उससे भी विविधता उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए समुद्र के पास रहने में और पहाड़ी इलाकों में रहने में बड़ा फर्क है। अब कह रहे जो लोग आपका समुद्र के पास रहते हैं, देखिए अब जो व्यक्ति समुद्र के पास रहेगा और जो पहाड़ी इलाकों में रहेगा तो उनमें बड़ा फर्क है। ठीक है, अब आप देखेंगे समुद्र के पास की जो क्लाइमेट है वो बड़ी जलवायु बड़ी डिफरेंट है, और पहाड़ी क्षेत्रों की जो जलवायु है वो बड़ी डिफरेंट है। दोनों का जीवन बहुत अलग है एक दूसरे से। न केवल वहां के लोगों के कपड़े, खान पीन की आदतें में फर्क होता है, बल्कि जिस तरह का वे काम वे करते हैं वे भी अलग तरह के होंगे। शहर में अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि उनका जीवन उनके भौतिक वातावरण से किस प्रकार गहरा जुड़ा है।
ऐसा इसलिए कि शहरों में लोग विरल ही अपनी सब्जी अनाज उगाते हैं, वे चीजें बाजार पर निर्भर रहती हैं। अब कह रहे हैं कि जो चीज हम लोग खाते हैं साग सब्जी, ये डिपेंडेबल किसके ऊपर है? तो ये सारी निर्भर है आपका बाजार के ऊपर आपका निर्भर होती है। आइए भारत को दो भाग लद्दाख और केरल के एग्जाम्पल के जरिए समझने का प्रयास करते हैं। एक एग्जाम्पल लिया है लद्दाख का। लद्दाख क्या है आपको मैंने आपको बताया है अभी थोड़े दिन पहले, जस्ट आपका आज तीसरा लेक्चर है, मैंने आपको बताया लद्दाख क्या है। लद्दाख आपकी यूटी है। क्या है? लद्दाख आपकी यूटी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश है। कौन? लद्दाख। और आपका केरल क्या है? केरल भारत का राज्य है। यह समझने की कोशिश करते हैं कि किसी क्षेत्र की विविधता पर उसके ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों का क्या असर पड़ता है, ये हमको देखना है। ठीक, उनका क्या असर है, उस असर को हम लोग जानने का आपका प्रयास करते हैं। अब कह रहे हैं आपको क्या करना है, एटलस में लद्दाख ढूंढना है और केरल को ढूंढना है, दोनों के क्षेत्र को देखना है, वहां के भोजन, कपड़े, रहन सहन, वेशभूषा और वहां का ऑक्यूपेशन, यानी कि वहां के लोग क्या व्यवसाय करते हैं, इसके विषय में आपको पता करना है। चलिए, कितने बच्चे जानते हैं आपका लद्दाख और केरल के विषय में? कुछ भी नॉलेज है आपको तो आप लोग माइक लेकर चैट के माध्यम से आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो आपका जो आपने पढ़ा हो, सुना हो, आप उसको बता सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें कुछ पूछना है? इसमें कोई डाउट है? चलिए आगे का पीछे देख लीजिए। कुछ भी पढ़ना हो पीछे, कोई चीज समझ नहीं आई हो, भारत में विविधताओं की कहानियों को लेकर आप लोग पूछ सकते हैं। अब एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं। ये लद्दाख की एक इमेज है और वो इमेज हमको दिखाई गई है। देखिए ये बॉक्स है, इसको देख लेते हैं पहले, फिर हम लद्दाख के विषय में पढ़ेंगे। देख रहे हैं इमेज को आप? तो लद्दाख का स्ट्रक्चर, आप भौगोलिक क्षेत्र को गौर करिए कि आखिर में लद्दाख दिखता कैसे है, क्या उसकी भौगोलिक स्थिति है, उसकी भौगोलिक जो आपका पृष्ठभूमि है, आप इसको थोड़ा सा गौर करके देख सकते हैं। क्लियर है? देख लीजिए इसको, गौर कर रहे हैं ना आप? देखिए, चलिए अब देखिए लद्दाख के विषय में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लद्दाख जम्मू और कश्मीर की पूर्व पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। कैसा इलाका है? ध्यान दीजिए, रेगिस्तानी इलाका है। यहां पर बहुत कम खेती की संभावना है क्योंकि इस क्षेत्र में बारिश बिल्कुल नहीं होती। लद्दाख में क्या नहीं होती? लेह में, लद्दाख में आपका बारिश बिल्कुल नहीं होती। यह इलाका हर वर्ष काफी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। इस क्षेत्र में बहुत ही कम पेड़ उगते हैं। पीने के पानी के लिए लोग गर्मी के महीने में पिघलने वाली बर्फ पर निर्भर रहते हैं। देखिए पानी कहाँ रहेगा कि गर्मी से जो आपका पानी पिघलेगा उसके ऊपर ही आपका डिपेंडेबल है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ की स्थिति बड़ी चैलेंजिंग फेस में है। ठीक, यहाँ के लोग एक खास किस्म की बकरी पालते हैं जिसको पश्मीना, जिससे क्या मिलता है? पश्मीना ऊन मिलता है। अब देखिए बकरी पाली जाती है और क्या मिलता है? पश्मीना ऊन मिलता है। यह ऊन कीमती है इसलिए पश्मीना शाल बड़ी महंगी होती है। लद्दाख के लोग बड़ी सावधानी से इस ऊन को इकट्ठा करके कश्मीर के व्यापारियों को बेचते हैं। मुख्यतः कश्मीर में ही पश्मीना शाल बुनी जाती है। क्या होते हैं? जो पश्मीना शाल है वो बुनी जाती है। यहाँ के लोग दूध से बने पदार्थ जैसे मक्खन, चीज, खास तरह का छेना एवं मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय और बकरी और याक है। कैसे हैं? परिवार के पास कुछ गाय हैं, बकरी हैं और याक हैं। ये यहाँ के लोगों के पास मेनली है। रेगिस्तान में होने का मतलब यह नहीं कि व्यापारी यहाँ नहीं आने के लिए आकर्षित नहीं हुए। अब ऐसा है कि आप कहेंगे कि यहाँ तो कुछ होता ही नहीं है,
तो आपका ट्रेडर कहां से आएंगे? तो ऐसा नहीं है। लद्दाख तो व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई घाटियों से गुजरकर मध्य एशिया के काफी इलाकों तक पहुंच सकते हैं। अगर आप यहाँ आओगे तो यहाँ से मध्य एशिया तक आप लोग जा सकते हैं। ठीक, आज तिब्बत कहता है कि ये काफिले अपने साथ मसाले, कच्चे माल, दरिया आदि से लेकर जाते थे। इसी क्षेत्र से सारा आपका ट्रेड होता था। कब? प्राचीन समय में। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्मावलंबी आपका तिब्बत पहुंचा। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। करीब 400 साल पहले यहाँ लोग इस्लाम धर्म से परिचय हुए और एक अच्छी खास संख्या में मुसलमान रहते हैं। लद्दाख में गानों और कविताओं का बहुत समृद्ध मौखिक संग्रह है। तिब्बत का ग्रंथ केसर सांगा लद्दाख में काफी प्रचलित है। यहाँ के स्थानीय रूप में मुसलमान और बौद्ध दोनों लोग रहते हैं और उस पर नाटक लिखते हैं। कैसे रहते हैं? दोनों लोग। देखिए, इस तरह से आपका पश्मीना के जो शाल हैं वो बना जाते हैं। और आपको पता होगा कि भारत में बहुत डिमांड है आपके पश्मीना शॉल की। पश्मीना के शूट बनते हैं, शॉल बनते हैं, बड़ी डिमांड है। देख लीजिए एक बार इमेज को, फिर आगे बढ़ेंगे। देख लिया बच्चों? चलिए, कोई डाउट किसी प्रकार का? कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए, अब थोड़ा सा ना केरल को ध्यान दीजिए। अभी हमने लद्दाख के विषय में पढ़ा है, अब हम केरल को देखते हैं कि केरल की जो भौगोलिक स्थिति है वो कैसी है और लद्दाख में क्या चीजें हैं। आप एक बार थोड़ा सा केरल की स्थिति को गौर करिए। सबसे पहले पता होगा कि ये समुद्र तटीय इलाका है, ठीक, और क्या लिखा है? मछली पकड़ने का चीनी जाल है। आप इसको ध्यान देख लीजिए। और केरल का सबसे फेमस क्या है? कोकोनट के जो पेड़ है ये आपको दिखाई देंगे। चलिए आगे देखते हैं। केरल भारत के दक्षिण पश्चिमी कोने में बसा हुआ एक राज्य है। कहां बसा है? साउथ वेस्ट में बसा हुआ है। यह एक तरफ से समुद्र से घिरा है और दूसरी तरफ पहाड़ियों से। इन पहाड़ियों में विविध प्रकार के मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि उगाए जाते हैं। इन मसालों के कारण यहाँ के व्यापारियों के लिए बहुत आकर्षक बना हुआ। वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो समुद्र है और दूसरी तरफ पहाड़ियां हैं, और इन पहाड़ी पर ही क्या होते हैं? गरम मसाले, हम लोग जिन्हें हम इलायची कहते हैं, लौंग कहते हैं, ये सब यहाँ पर होती हैं। ठीक, आप देखिए, सबसे पहले अरब यहूदी व्यापारी केरल आए। ऐसा माना जाता है कि जो आपके दूत थे, ईसा मसीह के दूत, धर्मदूत संत थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई व्यापारी यहाँ आकर बस गए। अब एक राइटर हुए हैं, आपने देखा होगा, हिस्ट्री में नाम सुना है, उनका नाम है इब्न बतूता, जो करीब 700 वर्ष पहले आए और अपने यात्रा वृत्तांत में मुसलमानों के जीवन का वर्णन लिखते हुए कि मुसलमान समुदाय की सबसे बड़ी इज्जत थी। उन्होंने लिखा है कि यहाँ क्या थी? सबसे बड़ी इज्जत थी। वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहाँ पहुंचा तो पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत जाने का रास्ता जाना पड़ा। अब कौन आया? वास्को डी गामा। कहां पहुंच गए? केरल के कालीकट जो आपका तट है वो भी इस पर पहुंचते हैं। इन सभी ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते हैं, जिन्हें यहूदी, इस्लाम, ईसाई, हिंदू और बौद्ध धर्म शामिल है। कैसे हैं? हिंदू भी हैं, बौद्ध भी हैं। ये सब धर्म कहाँ है? आपके केरल राज्य के अंदर आपका पनप रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। तो केरल और लेह के विषय में आपने पढ़ा, दोनों को देखा, इनको समझा। आप चैप्टर का रिवीजन करिए, पढ़िए। शेष को हम लोग कल पढ़ लेंगे क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।